एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की मीनिंग। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो राइटर हैं उनके बारे में जानेंगे, लिटरेरी टर्म्स को समझेंगे, इसकी समरी समझेंगे। स्टूडेंट, ये स्टेंजा जो है 2 स्टेंजा में ही ये पोम को कंप्लीट कर दी गई है। काफ़ी शॉर्ट है लेकिन इसकी मीनिंग, इसकी मोरल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बिग है। कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमेशा एक रियलिस्टिक लाइफ से जोड़कर कोई भी पोएम लिखते थे। जो रियल लाइफ होता है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वो पोएम या कोई उनकी राइटिंग होती थी वो लिखी जाती थी या लिखते थे। तो इसमें हम उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछी गई है या पूछे जाएगी। जैसे कि लिटरेरी डिवाइस हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कुछ पॉइंट्स को समझेंगे कि इसमें आखिर कौन कौन से लाइन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बने रहे मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना डिले के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो का राइटर्स ऑथर कौन है। तो ऑथर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका में हुआ था, सन फ्रांसिस्को जो यूएसए में पड़ता है। स्टूडेंट्स, इनकी जन्म 26 मार्च 1874 को हुई थी। 26 मार्च 1874 को हुई थी इनकी जन्म। ठीक है। दूसरी बात, इनकी पूरी नाम जब जो फुल नेम अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था इनका पूरा नाम। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। और इसकी हम बात करें आगे कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड हीज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। यानी अमेरिका में इनकी जन्म हुआ और अमेरिका में जन्म होने के बाद कहें कि जो इनका वर्क था वो अमेरिका में पब्लिश्ड होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश्ड किया गया। अगर दूसरी हम बात करें कि इनकी डेथ, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 को हुई थी। ठीक है। ये बॉस्टन में हुआ था जो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, अमेरिका में ही हुआ था। अब दूसरी चीज़ हम समझेंगे यहाँ पर कि इस पोएम का थीम क्या है। तो इस पोएम में ये बताने की कोशिश किया है, इसका थीम है, ये रियलिस्टिक यानी लाइफ और टाइम से रिलेटेड है कि डैट वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। हमारे जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा दिन आता है जो काफ़ी वर्स्ट होता है, काफ़ी बुरी होती है, बट अ लिटिल गुड थिंग्स। लेकिन वो दिन में कभी कुछ छोटा पल जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। वो छोटी पल पूरा दिन को ख़राब होने से बचा देता है। यानी कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे समझेंगे कि पूरी दिन अगर हम लग रहा है कि वी फील टायर्ड, ओस्ट कभी गंदा लग रहा है, तो कुछ ऐसा आपके जीवन में उस दिन घटना घटेगी जो पूरा दिन खराब होने से आपको बचा देगा। तो इसमें भी पोएट जो है वो एक हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस को सिंबल करता है, एक क्रो जो उस हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, ऐसा मेंशन नहीं है बट, और उस हेमलॉक ट्री के नीचे एक जो ऑथर है वो खड़े हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2 स्टेंजा में यानी ये पोएम आपका लिखा गया है और एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। तो पहले हम उस 4 लाइन्स को यानी 2 स्टेंजा को डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I heard rude। तो पहला जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें एक नेगेटिव चीज़ें कही गई है, जो मतलब कह सकते हैं कि सैडनेस को शो किया गया है ना। दूसरी जो स्टेंजा है उसमें अपोजिट मतलब उसके जस्ट उल्टा यानी
पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट को शो किया गया। तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो ऑथर है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे अंडर ही स्टैंड अंडर द हेमलॉक ट्री और उस पर एक क्रो बैठा हुआ है। तो वो कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है, कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक क्या होता है कि उस हेमलॉक ट्री पर से कौवा उड़ती है। तो जो उड़ने के दरमियान में कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स होती है स्नो का वो उनके सर पर गिरता है। गिरने के बाद उनका मूड चेंज हो जाता है, वो जो सोच रहे होते हैं ना उससे वो बाहर निकलते हैं। एंड देन हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी जो सोच रहे होते हैं ना वो नेगेटिव चीज़ें, उनसे वो बाहर निकल कर पॉजिटिव चीज़ सोचने लगते हैं। ताकि वो कहते हैं कि इस क्रो की वजह से, इस हेमलॉक ट्री की वजह से मेरा आज पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। अ चेंज ऑफ मूड एंड सब सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो पूरी दिन मेरी खराब होने वाली थी वो आज बच गया। तो यहाँ पर चीज़ें ये भी रिप्रेजेंट सिम्बोलाइज करने की कोशिश किया गया है कि ऐसा माना जाता है कि जो हेमलॉक ट्री होती है ना ये एक डेथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको को रिप्रेजेंट करता है? डेथ को। दूसरी चीज़ बैड वोमेन बोला गया है। बैड ओमेन यानी क्रो को भी बैड वोमेन बोला गया है। तो ये सारे चीज हमारी सोसाइटी ने जब क्रो काँव काँव करती है तो ऐसा बोला जाता है कि वो बैड सिंबल है, बैड वोमेन है। हेमलॉक ट्री को बैड कहा गया, सिंबलाइज करके शो किया गया। लेकिन कभी कभी वो बैड जो होती है ना वुमेन, जिसको सोसाइटी ने बना रखा है, बिल्ली के रास्ता काटने से बोला जाता है कि आप रास्ता को क्रॉस नहीं करो जब तक कोई दूसरा आदमी उससे क्रॉस ना कर जाए। तो ये सारी चीज़ें, अब बिल्ली को क्या पता कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्रो को क्या पता कि आपने क्या उसके बारे में सोच रखा है। तो ये सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना अपने अनुसार अपने तरीके से बना लेते हैं, अपने एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं, एक थ्योरी बना लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसी नहीं है कि जिसको आप गलत सोचते हो गलत है, गलत नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यानी द क्रो एंड हेमलॉक ट्री को एक टू बी द एलिमेंट नेगेटिविटी मानी जाती है, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से उनका पूरा दिन खराब होने से बचता है। यानी उनको ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव आप मानते हो नेगेटिव हो, और नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस पोएम ने एम्फेसाइज किया एक क्यूरेटिव पावर ऑफ नेचर को, यानी पावर ऑफ नेचर को भी इस पोएम में बताया गया। तो आप पावर ऑफ नेचर, ठीक है। तो मैं आपको पूरा जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, और कुछ स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लेंगे, मैंने यहाँ पर सारा आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर से सारा नोट्स आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो। तो अब हम बात करते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंजॉयमेंट को। इंजॉयमेंट होता क्या है? सबसे पहले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इंजॉयमेंट क्या होता है? ENJAMBAMENT। तो जिस इस पोएम में आप देखेंगे, जब पंचुएशन मार्क्स आप देखेंगे तो पंचुएशन मार्क्स देखने को आपको लास्ट में मिलेगा, यानी एंड ऑफ द पोएम। तो एंड ऑफ द पोएम में देखेंगे कि यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसके पहले एक भी कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है। अगर इस टाइप से अगर कोई पोएम में, अगर आपका कोई पोएम में अगर दिया हुआ है कोई पंचुएशन मार्क की लैकनेस दिखाता है तो इंजॉयमेंट होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 3-4 लाइन के बाद 2-3 लाइन लिखा गया, उसके 2-3 लाइन में कोई पंचुएशन मार्क्स अगर नहीं आता है और 3 लाइन के बाद अगर चौथा लाइन में आ जाता है पंचुएशन मार्क, तो उस 3 लाइन को इंजॉयमेंट कहेंगे, इंजॉयमेंट के कैटेगरी में डालेंगे। दूसरी हम बात करेंगे इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम टोन ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि द वे ऑफ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द क्रो ए, दूसरा है एस जो टोन है मी, तो ए को, क्रो को ए बोल दिया तो मी को बी। अगर क्रो का सिमिलर दूसरा अगर साउंड आ रहा है तो स्नो, तो क्रो और स्नो दो दो साउंड सेम सेम है तो दोनों का नाम ए रख दिया। मी का कंपैरिजन ट्री के साथ हो रहा है, दोनों मिल रहा है तो मी और ट्री, तो दोनों बी भी हो गए। तो पहला स्टेंजा में ए बी और ए बी हो गया। दूसरे अगर हम बात करें
दूसरी स्टेंजा में हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हार्ट रूड। तो हार्ट मूड पार्ट रूड, तो हार्ट को पार्ट से, मूड को रूट से। तो दूसरा इस पहला स्टेंजा की कोई भी लाइन दूसरे स्टेंजा के लास्ट वर्ड के कोई लाइन से नहीं मिल रहा है, तो इसका नाम अलग रखेंगे। हार्ट को पार्ट से यानी सी, मूड को रूट से डी। तो यानी CD और CD हो गया। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो आपका राइमिंग स्कीम है आपका क्या हो गया, AB एंड CD ये आपका राइमिंग स्कीम हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी लिटरेरी डिवाइस को, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एलिट्रेशन जो होती है वर्ड्स विथ सम साउंड लेटर प्लेस्ड क्लोजली, जैसे कि जो सेम साउंड होते हैं, जैसे आप देखेंगे सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन आप देखोगे तो हैज गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है हैज, एच और एच दोनों का सेम साउंड है लेटर का, ये हो गया आपका एलिट्रेशन। शेप्ड शम, तो एस सेम है, तो इस तरह का एलिट्रेशन हो गया, है ना। तो दूसरी लिटरेरी डिवाइस की हम बात करें तो कंसोनेंस। कंसोनेंस कॉन्सोनेंट्स आप समझेंगे, यानी रिपीटिंग जो होता है साउंड, अगर कोई वॉवेल लेटर कॉन्सोनेंट लेटर अगर रिपीट हो रहे हैं एक लाइन में तो उसको कॉन्सोनेंस कहेंगे। जैसे कि ऑफ अ डे आई हर्ड रूड, लास्ट लाइन आप देखेंगे तो उसमें ड का साउंड रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंस हो गए। थर्ड हम लिटरेरी डिवाइस को समझेंगे नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर जो होता है, जो भी चीज़ें मान लेते हैं कि स्नो को यहाँ पर कंपेयर किया गया हेमलॉक ट्री के साथ, तो एक कह सकते हैं कि जो हम लोग कंपैरिजन कहते हैं, रियलिस्टिक को दिखाते हैं, ठीक है ना, उसको हम मेटाफर कहते हैं। फिर उसके बाद साइनक डोक, यानी एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम लोग मेनी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वन थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटायरली डिफरेंट, ओके, हार्ट हैज़ अंडरगोन अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर हमने हार्ट को क्या किया है, मूड को मतलब उनका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है, उनका मूड जो चेंज हो जाता है, इस तरीके का चीज़ें हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। शो आउट करने के लिए हम लोग सिनको डॉक टाइप के लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। तो ये कह सकते हैं कि ये सारे चीज़ें लिटरेरी डिवाइसेज इस पोम में यूज किया गया है। तो यहाँ सारा कुछ आपको मैंने मीनिंग बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें आपको किस टाइप के एग्जाम्स में बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। बने रहे मेरे साथ, वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें आपका इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, कि इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड। CBSE के एग्जाम्स 2018 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे तो क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये 2011 में पूछी गई है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको पूछ ये भी पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो पोएम एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑथर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ओके, हाउ मेनी स्टेंजा, ये भी पूछ लिया जाएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका कुछ MCQ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, बीनीथ अ हेमलॉक ट्री, बीनीथ अ मैंगो ट्री, बीनीथ अ नीम ट्री या बीनीथ अ कैक्टस। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 को देख। क्वेश्चन 12 कह रहा है द पोएट वॉज इन अ मूड, कैसा मूड था उनका, सैड, हैप्पी, एंग्री, एनॉयड, कैसा था, सैड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मैंने पूछा था, बोला था ना कि आपको राइमिंग स्कीम पूछा जाएगा। तो राइमिंग स्कीम क्या क्या है, तो ए बी, क्या क्या है, ए बी, तो ए बी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेंजा का इसमें राइमिंग स्कीम दिया गया है। और दूसरा क्या था, सी डी, तो इस तरीके से दूसरा स्टेंजा का था, ठीक है। नेक्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, तो स्मोक ऑफ डस्ट, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ सैंड या स्नो ऑफ डस्ट, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट फेल ऑन द पोट, तो डस्ट ऑफ स्नो या हेमलॉक लीव्स या फीदर ऑफ द क्रो या रेन ड्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर, डस्ट ऑफ स्नो यानी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसी टाइप से और भी सारे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए इनफ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखें और वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, बाय बाय, टाटा।